हेलो माय डियर्स, मैं रुपेश कुमार सिंह, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आरकेएस ट्यूटोरियल में, जहां आज मैं आपको देने वाला हूं क्लास 10 साइंस बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर केमिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पेज नंबर 222 से लेकर 223 पर पूछे गए सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के फुल डिटेल्ड आंसर्स विथ फुल एक्सप्लेनेशंस। तो लाइक बटन को प्रेस करते हुए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो लेसन पर। बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 36 ए, व्हाट इज डायमंड, ऑफ व्हाट सब्सटेंस इज डायमंड मेड? वेरी इजी। Diamond is a colorless transparent substance having extraordinary brilliance. It is made up of carbon. आप यह भी कह सकते हैं कि डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा था ऑफ व्हाट सब्सटेंस इज डायमंड मेड, तो इसलिए इस लाइन को हम लोगों ने पहले नहीं रखा। डायमंड फिजिकली क्या है? डायमंड इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, है ना। और इसके बाद पूछ रहा था कि ऑफ व्हाट सब्सटेंस इज डायमंड मेड, डायमंड किस सब्सटेंस से बना हुआ है, तो उसका जवाब है इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर बी, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, है ना। तो आप लोगों ने डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में पहले से जरूर पढ़ा होगा। अ डायमंड क्रिस्टल इज अ जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। जाइंट मॉलिक्यूल। एक्चुअली बच्चों, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में अगर बात की जाए तो सिर्फ इसका जो थर्ड एलोट्रॉप आप लोगों ने पढ़ा है बकमिस्टर फ्लोरीन, सिर्फ उसी में मॉलिक्यूल जो है जिसको हम लोग रियल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं वो आपको बकमिस्टर फ्लोरीन में मिलता है। डायमंड और ग्रेफाइट जो है बच्चों वो कंटिन्यूस लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं। इसी लार्ज स्ट्रक्चर का कोई एक पार्ट, कोई एक टुकड़ा आपके पास होता है जब आपके हाथ में डायमंड या ग्रेफाइट होता है। इसके रेगुलर मॉलिक्यूल्स नहीं होते बच्चों, है ना। तो जो लार्ज स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है, एक फिक्स्ड पैटर्न है, उसी को हम लोग जायंट मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। डायमंड क्रिस्टल इज अ जायंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स। ईच कार्बन एटम इन द डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। आप लोगों ने पढ़ा है कि डायमंड में प्रत्येक कार्बन एटम जो होता है वो 4 दूसरे कार्बन एटम से जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है ना। द 4 सराउंडिंग कार्बन एटम्स आर एट द 4 वर्टिसेज ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो 4 सराउंडिंग्स कार्बन एटम्स होते हैं जो कि घेरे हुए हैं एक कार्बन एटम को, ये अगर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन अगर आप बनाते हैं इनको जोड़ते हुए, तो ये जो वर्टिसेज होंगे, 4 वर्टिसेज होंगे टेट्राहेड्रॉन के, वहाँ पे ये 1 2 3 4, जैसे इस कार्बन को देखिए, इस स्ट्रक्चर में यहाँ जो कार्बन एटम है ये 4 कार्बन एटम से घिरा हुआ है बच्चों। चारों से ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा। और ये जो 4 कार्बन एटम आप देख रहे हैं जो कि इसको सराउंड करते हैं, ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के 4 वर्टिसेज पे सिचुएटेड होते हैं एग्जैक्टली। दिस रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। और बच्चों ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यूसली फॉलो होता है ना। लार्ज जिसको हम लोग जायंट मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, ये जितना भी बड़ा ये अगर आपके आपके पास अवेलेबल होगा डायमंड, तो उसमें ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है ना। ये पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे इस कार्बन एटम की बात करते हैं तो ये यहाँ पे इस कार्बन एटम से एक जुड़ा हुआ है, और उसके बाद ये इसके 3 खुले बॉन्ड्स जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें फिर इसी तरह से 3 कार्बन एटम और जुड़ेंगे, है ना। यहाँ इस कार्बन एटम को देखिए, यहाँ भी अगर इसकी भी बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 2 बॉन्ड्स इसके कंप्लीट हैं और 2 बॉन्ड्स खुले हैं, तो ये फिर उसी तरह से 2 अन्य कार्बन एटम्स के साथ जुड़ेगा। तो ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है बच्चों, और यही फॉलो होता है आगे भी। मैंने कोशिश की है कि ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो। तो जहाँ भी जैसे देखिए यहाँ पे दिखा पाना पॉसिबल था, है ना, 1 2 3 4, इसको भी 4 बॉन्ड्स दिए गए हैं। यहाँ भी ये कार्बन जो, ये वाला कार्बन जो है, इसको भी 4 बॉन्ड्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। यहाँ देखते हैं तो इसके भी 4 सिंगल बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। और जो कार्बन एटम, अब चूंकि हर एक कार्बन एटम का यहाँ पे कंप्लीट 4 बॉन्ड्स दिखा पाना संभव नहीं था बच्चों, है ना, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है। तो मैंने क्या किया है कि कुछ कार्बन एटम्स जो कि 4 बॉन्ड्स लेकर कंप्लीट यहाँ शो हो सकते थे, वो मैंने यहाँ शो किया है। और बाकी के जो कार्बन एटम्स बच गए बच्चों, तो उनके जितने भी बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं
उसके अलावा जो बॉन्ड्स बच जाते हैं उसको मैंने जो है फेंट लाइंस के द्वारा, है ना, हल्की लाइंस के द्वारा जो है वो शो किया है, ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं, है ना। तो ये एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है जो आगे भी फॉलो होता है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 का सी, एक्सप्लेन व्हाई डायमंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड को हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? तो बच्चों, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा, है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उतना ही हाई होगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो खर्च होगी। तो डायमंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अ डायमंड क्रिस्टल। कार्बन एटम का साइज जो है बच्चों बहुत रिलेटिवली बहुत छोटा है, इसलिए इसके जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनके द्वारा ये जुड़ा रहता है अपने नेक्स्ट कार्बन एटम से, डायमंड में ये 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, चारों के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड्स जो होते हैं बच्चों वो सैचुरेटेड होते हैं, है ना। तो सिंगल बॉन्ड से बना हुआ स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की अपेक्षा जो होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है, और ये 4 कार्बन एटम के साथ इसका जो है वो लिंकेज है। तो ये और एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, जैसे कि पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा है, पिछले क्वेश्चन में, कि रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के फॉर्म में जो है ये क्रिस्टल जो है वो फॉर्म होता है। तो इस तरह से ये जो क्रिस्टल है बच्चों, जो स्ट्रक्चर है इसका वो काफ़ी स्टेबल होता है, और इसको ब्रेक करने के लिए हमें लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। यही रीज़न है कि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 यूजेज ऑफ डायमंड। डायमंड के 2 यूजेज हमें बताने हैं। तो डायमंड के 2 यूज में आप लोग जानते हैं कि डायमंड इज यूज्ड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट, और इसका एक बहुत ही जो पॉपुलर यूज है वो ज्वेलरी बनाने में यूज होता है डायमंड, है ना। ये दोनों ही यूजेस से आप एक्वेंटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो इस तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 का ए, व्हाट इज ग्रेफाइट, ऑफ व्हाट सब्सटेंस इज ग्रेफाइट मेड। जिस तरह से आपसे डायमंड के बारे में क्वेश्चन किया गया था क्वेश्चन नंबर 36 में, आपसे इसी तरह ग्रेफाइट के विषय में क्वेश्चन किया जा रहा है। तो व्हाट इज ग्रेफाइट, ऑफ व्हाट सब्सटेंस इज ग्रेफाइट मेड। तो बच्चों, जिस तरह से डायमंड के बारे में बताया हमने कि फिजिकली वो क्या होता है, उसी तरह से ग्रेफाइट के बारे में बताएंगे कि ये एक ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस है। डायमंड जो है बच्चों वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस था, जबकि ग्रेफाइट जो है वो ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस है। और डायमंड की तरह ही यह भी जो है 95.95% जो है वो कार्बन से बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। ओके, अब ठीक उसी तरह से जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बताया था, अब यहाँ ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बताना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट विद द हेल्प ऑफ अ लेवल डायग्राम। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड, है ना। ये लाइन आप नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे सीधा सीधा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से इसका आंसर जो है वो शुरू करेंगे। A graphite crystal consists of layers of carbon atoms or sheets of carbon atoms। बच्चों, क्रिस्टल की तरह जो है, मतलब जो एक रेगुलर टेट्राहेड्रन का शेप था डायमंड में, यहाँ ग्रेफाइट में वैसा जो है वो कुछ नहीं होता। ग्रेफाइट के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं डायमंड के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं बनता, बल्कि लेयर्स बनते हैं, सीट्स बनते हैं कार्बन एटम्स के, है ना। और ये कार्बन सीट्स जो है ना, जस्ट लाइक हम लोग जैसे सोचें कि बेड सीट्स एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं, ठीक उसी तरह से ये सीट्स एक दूसरे के ऊपर सिचुएटेड होती हैं, और ये वीक ये जो है वो वीक वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा जो है ये सीट्स जो है एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इस कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट लेयर इज ज्वाइंड टू अदर 3 कार्बन एटम्स। और यहाँ पे है कि जैसे डायमंड में हम बात कर रहे थे कि वहाँ 4 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि सराउंड करते हैं कार्बन एटम को। यहाँ पे स्थिति चेंज हो जाती है। यहाँ पे प्रत्येक कार्बन एटम जो होता है बच्चों, वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से, टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स, है ना। वहाँ एक टेट्राहेड्रन जो है वो 3 डायमेंशनल शेप बन रहा था बच्चों। यहाँ पे 2 डायमेंशनल जो है वो रिंग बन रहा है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है ये, है ना। 2 डायमेंशनल जो है वो रिंग बन रहा है। The various layers of carbon atoms in a graphite are held together by weak van der Waals forces. Due to this sheet-like structure, graphite is comparatively soft substance, है ना। तो यहाँ सीट्स के तरह का जो है जो कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों, मैंने बताया कि यहाँ 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग नहीं होती है कार्बन की। ये सीट्स के फॉर्म में जो है वो जुड़ते हैं अदर कार्बन एटम से। देखिए यहाँ पे एक कार्बन एटम जैसे बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये कार्बन एटम
1 2 3 इस तरह से 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है ना। उसी तरह से इसकी बात करें तो ये भी 1 2 और 3 इस तरह से जुड़ा हुआ है ना। और यही स्ट्रक्चर जो है ना वो आगे चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये आप 2 देख रहे हैं तो इसका मतलब ये तीसरा इसका यहाँ इस ढंग से खुला हुआ है, इसका तीसरा यहाँ ऐसे खुला हुआ है, इसका तीसरा खुला हुआ है। तो ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है बच्चों। ये ठीक इसी तरह से आगे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में जो है ये रिपीट होगा पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक सीट्स की तरह जो है वो स्ट्रक्चर है बच्चों, जो कि एक दूसरे के ऊपर जो है वीक वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा जो है वो जुड़ा हुआ है। और इसलिए ये सीट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। यही रीज़न है कि ग्रेफाइट जो है बच्चों ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। डायमंड के मुकाबले ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है ना। और यहाँ एक चीज़, हालांकि इस क्वेश्चन में ये नहीं है, लेकिन यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपको इसी टॉपिक के बारे में है कि व्हाई इज ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का, डायमंड क्यों नहीं है। तो डायमंड में हम देख रहे हैं कि उसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के 4 है ना। आप जानते हैं कि कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड अप, है ना, इन केस ऑफ डायमंड। तो वहाँ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स जो बन रहे थे, सिंगल बॉन्ड्स बन रहे थे, उसमें ये चारों इलेक्ट्रॉन ही कंज्यूम हो जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन बचता नहीं। अब अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होने चाहिए, और ये चीज़ जो है वो डायमंड के केस में नहीं होता, ये ग्रेफाइट के केस में होता है बच्चों। क्योंकि ग्रेफाइट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही यूज्ड अप होते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन इसलिए यूज्ड अप होते हैं क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि हर एक कार्बन एटम जो है ग्रेफाइट में वो सिर्फ 3 कार्बन एटम से जुड़ता है, रिंग फॉर्म करता है, एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना। However, diamond crystal does not have free electrons, so it doesn't conduct electricity. Very easy. Move on. Next question. Question number 37 का D. State any 2 uses of graphite. Graphite के 2 uses बताने हैं। तो ग्रेफाइट जो है बच्चों आपको पता है ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज होता है, और फॉर मेकिंग पेंसिल लेड्स। ये दोनों ही इसमें से ल्यूब्रिकेंट से आप ज़्यादा वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन ये जो यूज़ है ना, जैसे डायमंड का ज्वेलरी के रूप में जो यूज़ है वो पॉपुलर है, वैसे ही ग्रेफाइट का पेंसिल लेड्स में के फॉर्म में जो यूज़ है वो काफ़ी पॉपुलर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 का पहला, एक्सप्लेन द टर्म आइजोमर्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ आइजोमर्स। आइजोमर्स होते क्या हैं बच्चों, तो मैंने आपको लाइव क्लासेस में भी बताया है, और आप लोग अगर मेरी लाइव क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि आइजोमर्स क्या होते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइजोमर्स, है ना। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका कि सेम केमिकल फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, आर कॉल्ड आइजोमर्स। ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके भीतर स्ट्रक्चर जो है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है बच्चों, वो चेंज हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स सेम ही होते हैं, कोई भी एक एटम बढ़ या घट नहीं सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनली चेंज हो जाता है, इसलिए इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, है ना, आपसे एक एग्जाम्पल भी पूछा जा रहा था, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन जो है बच्चों वो ब्यूटेन का वो स्ट्रक्चर है जिसमें कि कोई ब्रांचिंग नहीं है। आइसोब्यूटेन में एक ब्रांच जो है वो अवेलेबल है ना। ये दोनों ही ब्यूटेन के आइजोमर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, पहला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन आइजोमर ऑफ नॉर्मल हेप्टेन। तो नॉर्मल हेप्टेन, तो सबसे पहली बात हेप्टेन की, हेप्टेन एक एल्केन है। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है बच्चों CnH2n+2, और इसमें आप n की जगह 7 रखोगे तो आपको मिलेगा C7H16। तो C7H16 का जो है हमें एक आइजोमर बताना है। तो एक आइजोमर बताना है बच्चों, मतलब हम इसमें या तो एक ब्रांच या 2 ब्रांच, है ना, ले सकते हैं। आपको पता है कि जैसे ही कार्बन एटम्स की संख्या 4 होती है चेन में, तो यहाँ से ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ 7 एटम्स हैं, तो यहाँ तो एकदम निश्चित रूप से ब्रांचिंग जो है वो बच्चों पॉसिबल है। तो हमें इनमें से कोई भी एक ब्रांच वाला स्ट्रक्चर जो है वो सजेस्ट करना है इसके आइजोमर्स के रूप में। तो हम लोग सबसे सिंपल वाला चुनते हैं, 2 मिथाइल हेक्सेन, जिसमें कि एक मिथाइल ग्रुप जो है वो हम निकाल देंगे, मतलब जो मेन चेन है उससे एक कार्बन हम लोग बाहर निकाल देंगे, उसको चेन, उसको ब्रांच के रूप में जोड़ देंगे।
तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 को मेन चेन में रखा और एक जो है वो ब्रांच के रूप में ले लिया। पहले कार्बन एटम पर या तो लेफ्ट साइड से हम देखें या राइट साइड से देखें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में हमने जोड़ा है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 होगा, और ये इस तरफ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 होगा। तो हमें लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है ब्रांच को, तो इसका यहाँ पे हम लोग 1 2 करेंगे, तो यहाँ पे ब्रांच को मिला नंबर कितना, 2। तो ये हो गया 2 मिथाइल, है ना, 2 पे एक मिथाइल ग्रुप जो है वो लटका हुआ है, तो 2 मिथाइल हेक्सेन, आल्सो नोन एज आइसोहेप्टेन। सिंगल ब्रांच है तो इसको हम लोग आइसो बोलेंगे, सिंगल ब्रांच से ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको नियो बोलेंगे। तो इज एन आइसोमर ऑफ हेप्टेन, इट इज स्ट्रक्चरली हेक्सेन मॉलिक्यूल विथ अ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू इट्स सेकेंड कार्बन एटम। और जहाँ तक इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात थी बच्चों, देखिए ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए घर पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए। आपको बस पता होना चाहिए कि किसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, और सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आप वहाँ पे दर्शाओगे और आप देखोगे कि किस तरह से उसका ऑक्टेट जो है वो सबका कंप्लीट हो जा रहा है। हाइड्रोजन को बस 2 चाहिए होते हैं तो हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो जाता है। कार्बन को 8 चाहिए तो 2 2 4 2 6 2 8, 4 जो है वो कार्बन का और 4 इन 3 इन हाइड्रोजन एटम से और 1 जो है वो दूसरे कार्बन एटम से। यही जो है फिर इसी तरह से आप आगे सोच सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 2 मिथाइल हेक्सेन का, है ना, जो कि क्या है, आइसोमर है हेप्टेन का। कॉमन नेम इसका आइसो हेप्टेन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला नॉर्मल C4H10, है ना, NC4H10 मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन है। उसके बाद गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3 एंड 4। तो पहला देखते हैं बच्चों, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन एटम है ना। और अगर चेन की बात करें, तो 1 और ये 2 और ये 3, है ना, तो 3 कार्बन एटम है। चाहे हम इस तरफ से काउंटिंग करें या इस तरफ से काउंटिंग करें, तो जो ब्रांच है, जो मिथाइल ग्रुप है, उसको कितना नंबर मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये और कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 एंड 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि ब्रांच को हमें लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना था तो 2 मिला यहाँ पे। ये 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पे एक मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है और 3 कार्बन एटम है, 3 मतलब प्रोप, है ना। और ये हो गया, और चूंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं, सिंगल ब्रांच ये है, कोवलेंट बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये एक एल्केन है, तो ये प्रोपेन है, और प्रोपेन में 2 पर एक मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक इसी तरह से दूसरे में हम लोग देखेंगे, यहाँ 1 2, है ना, 3 एंड 4। तो हमें लोवेस्ट पॉसिबल नंबर चुनना था, तो दूसरे पे हम लोगों ने एक मिथाइल ग्रुप देखा है, तो यहाँ पे 2 मिथाइल और 1 2 3 4 4 जो है वो कार्बन एटम्स है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। प्रोपेन की बात देखिए, तीसरा स्ट्रक्चर प्रोपीन, है ना। प्रोपीन क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जो है बच्चों वो एल्कीन में मौजूद होता है, और 1 2 3 4, ठीक है। ब्रांचिंग यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए नॉर्मल और ये 1 2 मिथाइल ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट जो है बच्चों ये नॉर्मल प्रोपीन है ना। ये एक्चुअली नॉर्मल प्रोपीन है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो, और एक बात और कि यहाँ नॉर्मल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों 3 जब होते हैं कार्बन एटम तो उसमें ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं होती है, तो प्रोपीन का कोई आइसोमर नहीं होगा, है ना। प्रोपाइन का भी ठीक उसी तरह से कोई आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 3 कार्बन एटम है। और इसमें ये जो ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, ये इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में भी हो सकता था, और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड हो सकता था, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ये स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाता है ना, ये हाइड्रोजन एटम इधर और ये मिथाइल ग्रुप इधर आ जाता। तो ये तो आप जानते हैं कि हम कहाँ रखें। एल्कीन या एल्काइन लिखने के समय में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को कहाँ रख रहे हैं या डबल बॉन्ड को कहाँ रख रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, अकॉर्डिंगली जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये एक एल्काइन था, प्रोपाइन, है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और ये एक एल्कीन था, प्रोपीन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39A, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। बच्चों आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोकार्बन क्या है, तो बहुत इजी है, आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई तीसरा एलिमेंट जो है वो नहीं होगा, है ना। इसलिए मैंने लिखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन।
अब इसके एग्जाम्पल देने हैं तो मीथेन जो है बच्चों एक हाइड्रोकार्बन है, इथेन हाइड्रोकार्बन है, इथीन हाइड्रोकार्बन है, इथाइन हाइड्रोकार्बन है ना, मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन दोनों के एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं। ऑल आर हाइड्रोकार्बन बिकॉज देयर आर मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे बच्चों साइक्लो एल्केन का भी एग्जाम्पल लिया जा सकता था, जो एरोमेटिक चेन्स हैं जिसमें कि क्लोज स्ट्रक्चर वाले चेन्स हैं जिसमें कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, है ना। जैसे हम लोग साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लो प्रोपेन की बात करें तो ये सब भी जो है वो हाइड्रोकार्बन ही हैं, क्योंकि उसमें कार्बन के अलावा जो है वो कोई दूसरा जो है एलिमेंट जो है वो कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है ना। और सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से भी फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड चाहे जो भी हो जाए, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई अदर एलिमेंट जो है वो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो आप देख रहे हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साइक्लो एल्केन जो हैं, इसमें कोई भी अदर एलिमेंट जो है वो उसकी एंट्री नहीं होती है ना। तो ये सभी जो है वो हाइड्रोकार्बन हैं। बाकी के रेस्ट ऑफ द जो कंपाउंड्स हैं कार्बन के, वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग डेरिवेटिव्स बोलते हैं, जहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप वगैरह की बात होती है ना। एक्सप्लेन विद द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद 2 एग्जांपल्स ऑफ इट। बच्चों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। मैंने बताया है आपको कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ना, और ये जल्दी ब्रेक नहीं होता है, इसलिए ये जल्दी रिएक्ट भी नहीं करता। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, स्टेबल होते हैं, इसलिए इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मतलब सैचुरेटेड जो सेटिस्फाइड है, मतलब जो रिएक्टिव नहीं है, जो रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, है ना, इसको जरूरत नहीं है रिएक्ट करने की, ये सेटिस्फाइड है, सैचुरेटेड है, तो ये सारे कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सैचुरेटेड जो है बच्चों हमारा वो कौन है? एल्केन है और साइक्लो एल्केन है, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही मौजूद होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, और हाइड्रोजन के साथ तो खैर सिंगल बॉन्ड होता ही है। हमें मेन कार्बन कार्बन के बीच देखना है कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन एटम के बीच में, चाहे वो साइक्लो एल्केन हो या एल्केन हो, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर द वंस इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है बच्चों, कहने का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो शामिल हो जाएंगे, है ना। जैसे कि एल्कीन्स और एल्काइंस, एक में एल्कीन्स में डबल बॉन्ड और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल इथीन का और इथाइन का हम लोग ले सकते हैं, ये दोनों ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इथीन एक एल्कीन है और इथाइन जो है वो एक एल्काइन है। इथीन में डबल बॉन्ड होता है और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, है ना। एनी वन पेयर ऑफ कार्बन एटम, किसी भी एक पेयर के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं इन दोनों कंपाउंड्स में, है ना। तो इस तरह से ये दोनों जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सैचुरेटेड होने के लिए सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच, अनसैचुरेटेड होने के लिए सिंगल छोड़कर डबल या ट्रिपल जो है वो बॉन्ड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम्स एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ वन सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड वन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बच्चों, है ना, उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों बताना है। तो सैचुरेटेड की बात करें तो हम लोग साइक्लोहेक्सेन की बात कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन मतलब कोई भी साइक्लो एल्केन, और इसका फॉर्मूला बच्चों वो एल्कीन की तरह ही होता है ना, याद रखिएगा, CnH2n होता है, C6H12, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे तो C6H12 हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे तो C5H10 हो जाएगा। तो एल्कीन की तरह का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन ये अलग होते हैं एल्कीन से। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, जबकि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक कार्बन एटम के दो जो बॉन्ड्स हैं वो दूसरे दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें प्रत्येक कार्बन एटम दो अदर कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो प्रत्येक कार्बन एटम के दो बॉन्ड्स जो हैं, है ना, वो कंप्लीट हो जाते हैं कार्बन एटम के साथ। जैसे इसकी बात करें तो देखिए इसका एक बॉन्ड जो है वो इस कार्बन से पूरा हो गया और एक जो है वो इससे पूरा हो गया, और बच गया दो। तो दो के लिए इसमें दो हाइड्रोजन एटम जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से प्रत्येक कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन एटम जुड़े रहते हैं, और नेट जो है वो 12 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 6 कार्बन एटम हुए। तो इस तरह से आप साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, है ना, किसी का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अनसैचुरेटेड की बात करें तो आप लोग बेंजीन के बारे में जानते हो। बेंजीन बहुत ही कॉमन कंपाउंड है, इस चैप्टर में बहुत इसकी चर्चा होगी, है ना, और इसके बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है, दूसरे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो बेंजीन में देखिए यहाँ भी 6 कार्बन एटम होते हैं, है ना, यहाँ भी 6 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ 6 है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड पूरे होने थे कार्बन के, उनकी संख्या जो है वो क्या हुआ है ना कि हाइड्रोजन से अब इसका शेयरिंग कम हो गया। हाइड्रोजन से जो मिलने वाला था बॉन्ड जो कंप्लीट हो रहा था, वो अब क्या हो रहा है ना कि कार्बन कार्बन के बीच ही अल्टरनेट वे में डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे यहाँ देखिए डबल, यहाँ सिंगल, फिर डबल, फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल और फिर यहाँ पे सिंगल। तो ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसमें। और इस तरह से क्या होता है ना कि हर कार्बन एटम का 3 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो जाता है 2 कार्बन एटम के साथ। देखिए यहाँ पे इस कार्बन एटम की बात अगर करें तो इसका 2 यहाँ से कंप्लीट, 1 यहाँ से कंप्लीट। फिर इस कार्बन एटम की बात करें तो 2 इस कार्बन से कंप्लीट, 1 इस कार्बन से कंप्लीट। तो कहने का मतलब 3 जो है कार्बन का कार्बन से ही कंप्लीट हो जाता है और सिर्फ एक बॉन्ड बचता है जिसको कि एक हाइड्रोजन एटम पूरा करता है। इसलिए अगर 6 कार्बन है तो इन प्रत्येक के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम की ही जरूरत पड़ती है इसके स्ट्रक्चर को, और इस तरह से कुल 6 हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो इसमें होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी है ना, ये जो है 39 का क्वेश्चन नंबर डी है। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रोकार्बन अदर देन पेंटेन हैविंग मोर देन 3 आइसोमर्स। तो हमें हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल देना है पेंटेन को छोड़कर, जिसके कि पेंटेन के बाद हम लोग हेक्सेन ले लेते हैं, और इसमें 3 आइसोमर्स तो होंगे ही, क्योंकि पेंटेन में जब 3 आइसोमर्स हो गए तो इसके बाद जो आएंगे कंपाउंड उसके 3 से ज़्यादा आइसोमर्स होंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा ब्रांचिंग उसमें पॉसिबल होगी। हेक्सेन से आगे बढ़ेंगे तो फिर हेप्टेन होगा, हेप्टेन में और ज़्यादा आइसोमर्स होंगे। जितने जितने ज़्यादा कार्बन आइटम्स होते जाएंगे आइसोमर्स की संख्या बच्चों उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी, ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी। तो पेंटेन के को छोड़कर हमें बताना था तो हम लोगों ने अगला कंपाउंड ले लिया हेक्सेन, और आप इसके आइसोमर्स लिख के खुद से आप देख सकते हो, है ना। 3 से ज़्यादा तो खैर 3 तो पेंटेन में ही है और इससे ज़्यादा आपको हेक्सेन में मिलेगा। उसके बाद हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स आर पॉसिबल, C3H8, है ना। 3 कार्बन एटम में कोई ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो इसका कोई आइसोमर नहीं होता है। ब्यूटेन का 2 आइसोमर होता है, आइसोब्यूटेन और नियोब्यूटेन। आइसो में 1 ब्रांच, नियो में 2 ब्रांच। पेंटेन को 3 आइसोमर्स होते हैं बच्चों। उसके बाद हेक्सेन को 5 आइसोमर्स होते हैं, जबकि हेप्टेन को 9 आइसोमर्स होते हैं। तो ये जो है बच्चों, ये आप स्ट्रक्चर लिख के भी समझ सकते हो, पॉसिबिलिटी देख सकते हो कि किसको कितना हो रहा है। अगर 7 कार्बन एटम ले रहे हैं तो कितने उसके हो जाएंगे, है ना। तो और इन सब में बच्चों एक नॉर्मल है ना। पहला जो है, पहला आइसोमर वो नॉर्मल है, जैसे C4H10 जब बिल्कुल कोई ब्रांच नहीं होगा तो वो नॉर्मल ब्यूटेन होगा, और उसके बाद एक आइसोब्यूटेन होगा, है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ भी नॉर्मल पेंटेन होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी तो यहाँ इसके अलावा 2 ब्रांचिंग पॉसिबल है, आइसो और नियो, है ना। तो इस तरह से ये 3 हो गया। इस तरह से फिर इसमें 5 हो जाता है और इसमें 9 हो जाता है। आप लोग इसके आइसोमर्स का स्ट्रक्चर जरूर बनाइए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वही आपको मास्टर बनाएगा आइसोमर्स का, है ना। आपको स्ट्रक्चरल फार्मूले लिखने की मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेगा। तो बच्चों आज के वीडियो लेसन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग इस चैप्टर के और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। मैं आपको और दूसरे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तो बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, ताकि जैसे मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ और ज़्यादा बच्चों के पास मेरा एक्सेस हो, मैं और ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। तो चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। लव यू ऑल, बाय।